हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स जिसका नाम है बैलेंस शीट कोर्स। बहुत ही आपको इसमें मज़ा आने वाला है क्योंकि ये कोर्स मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करूंगा और इसको मैं एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा। ज़ीरो लेवल का मतलब ये है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ही ज़ीरो नॉलेज है अकाउंट्स की या फिर बहुत ही कम नॉलेज है अकाउंट्स की, और मैं इसको एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि हम बैलेंस शीट तो बनाना सीखेंगे, वो तो 100% है। साथ ही साथ हम बैलेंस शीट को पढ़ना, उसको एनालाइज करना भी सीखेंगे। जितनी भी छोटी बड़ी कंपनीज हैं, हम उनकी जो बैलेंस शीट है मैं आपके सामने लाइव एनालाइज भी करके दिखाऊंगा। आप खुद भी एनालाइज कर पाएंगे। और मैं ये भी बता दूं, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को एनालाइज करना ना आसान पार्ट है, उसको आप आसानी से कर पाएंगे। इसका मुश्किल पार्ट ये होता है बैलेंस शीट को समझना, उसको पढ़ना। यानी कि बैलेंस शीट के जो कंपोनेंट्स है ना, उनको सही से समझना और इन कंपोनेंट्स का आपस में क्या लिंक है उनको एनालाइज करना। अगर आपको ये आ गया तो आप समझिए आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को आसानी से एनालाइज कर पाएंगे। और मेरा काम यही है कि मैं आपको एनालाइज करना भी सिखाऊं और साथ ही साथ मैं इसी कोर्स में रेशियो एनालिसिस भी कवर कराऊंगा। तो ठीक है, अब मैं आपको जैसे कि मैंने बताया ज़ीरो से एडवांस लेवल की तरफ लेके चलता हूँ। यहीं से जर्नी अपनी शुरू करते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे इस वीडियो में, उतनी जल्दी ही मैं अगला वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, ताकि मुझे दिखे कि आप भी इंटरेस्टेड हैं। चलिए जी, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करता हूँ। इसलिए मैं पहले आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, पढ़ाना चाहूँगा बिजनेस का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको मैं मानता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस पर मैं बहुत ज़ोर देता हूँ, अपने कोर्स में भी मैंने इस पर बहुत ज़ोर दिया है क्योंकि ये आपकी बहुत हेल्प करता है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अकाउंट्स की उसको बनाने में। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमको सिंपल सी चीज़ बताता है कि जो बिजनेस है ना, वो अलग है, और जो बिजनेस का ओनर है, जो बिजनेस का मालिक है, ये अलग है। दोनों सेपरेट पर्सन है। ये अलग है, ये अलग है। भले ही ये बिजनेस ओनर के द्वारा संचालित करा जाता है, यानी कि चलाया जाता है। ये रन कौन करता है बिजनेस को? ये बिजनेस का ओनर ही रन करता है। सारे डिसीजन इस ओनर के हैं बिजनेस के प्रति। मगर जब हम अकाउंटिंग करेंगे ना इस बिजनेस की, जब हम अकाउंटिंग करेंगे, वो हम किसकी करेंगे? वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। इस बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे। बिजनेस के पास क्या आ रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है, उन सभी ट्रांजैक्शन की, यानी कि उन सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन की जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, पैसा इन्वॉल्व हो, उनकी हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग करेंगे। बिजनेसमैन है यानी कि जो ओनर है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इससे अकाउंटिंग को कुछ लेना देना नहीं। ये जितने मर्जी अपने पर्सनल लेवल पर खर्चे करे, जितना मर्जी ये कमाए अपने पर्सनल लेवल पर, उससे अकाउंटिंग को कुछ लेना देना नहीं। अकाउंटिंग को किससे लेना देना है? अकाउंटिंग करी जाती है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की। इसलिए हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा, जिसने जिसने हमको बताया कि बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात बताइए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में। इसमें आपको एक चीज और समझनी है, साथ ही साथ, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहा हूं, इसलिए मैं आपको ये सारी छोटी चीजें भी बताता चलूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मानते हैं ये बिजनेस है और ये बिजनेस का ओनर है। मैंने आपको क्या कहा? सारे डिसीजन तो बिजनेसमैन ही लेगा, जो बिजनेस का ओनर है यही तो डिसीजन लेगा बिजनेस से के रिगार्डिंग। ठीक है, मान लो इस ओनर ने, जो बिजनेस का ओनर है, ये ओनर किसका है? बिजनेस का, यानी कि मालिक है। ओनर का मतलब मालिक। अभी जो ओनर है बिजनेस का, इसने अपने बिजनेस में मान लीजिए 10 लाख रुपए लगाए। 10 लाख रुपए लगाए। अब बिजनेस करना है तो पैसे तो लगाने पड़ेंगे ना, बिना पैसों के कैसे बिजनेस स्टार्ट कर लोगे? तो इस ओनर ने, बिजनेस के ओनर ने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, जब जब बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगाएगा तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल। कि इस ओनर ने अपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करा 10 लाख रुपए का।
बिजनेस के पास कैश तो आया, पैसे तो आए, मगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में जब जब बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगाएगा तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल। तो जो कैपिटल है, किसकी कैपिटल है? ये इस ओनर की कैपिटल है। ये कहाँ लगाई है? इसने अपने बिजनेस में लगाई है। ठीक है जी, इस पॉइंट को बस याद रखना। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इस कैपिटल का क्या यूज़ है, कहाँ इसको हम लिखते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है, ये कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं अभी। मैं बस इतना बता रहा हूँ, जब जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा लगाएगा हम उसको कैपिटल मान लेंगे। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं अभी आपको सोचना। ठीक है जी, अब मुझे आप एक बात बताइए, जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो क्यों करता है, उसका पर्पस क्या होता है? अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन कौन है? जो बिजनेस का ओनर है। ये बिजनेस क्यों करता है, इसका पर्पस क्या है? अगर मैं किसी अलग अलग बिजनेसमैन से जाके पूछूं तो हो सकता है सबके अलग अलग जवाब हो। कोई कह सकता है कि मैं सोसाइटी को कुछ सर्व करना चाहता हूं इसलिए बिजनेस कर रहा हूं। कोई बोल सकता है कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं इसलिए बिजनेस कर रहा हूं। कोई कह सकता है कि मेरा पैशन है बिजनेस करने का, मैं तो जी इसलिए कर रहा हूं। मगर सच बात यही है, बिजनेसमैन को भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हर कोई यूजुअली यानी कि जनरली हर बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाना चाहता है, इसलिए भी बिजनेस करता है। ये भी एक उसका गोल है। क्या है? प्रॉफिट कमाना। अल्टीमेट तो जब प्रॉफिट कमाओगे तभी बिजनेस को चला पाओगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्टीमेट गोल जो है वो है प्रॉफिट कमाना। मान लो ये जो बिजनेसमैन है इसका वुडन फर्नीचर का बिजनेस है, ये हम मान के चलते हैं अभी। ठीक है जी, और इसने ये वुडन फर्नीचर की सेल करी, यानी कि इसको बेचा और इसको 10 लाख रुपए की कमाई हुई। 10 लाख रुपए की कमाई हुई। हम ये कह सकते हैं इसकी 10 लाख रुपए की इनकम हुई। कमाई का मतलब इनकम होना। मगर ये जो 10 लाख रुपए इसने कमाए हैं इसके कुछ खर्चे भी तो हुए होंगे इस इनकम को कमाने में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वुडन फर्नीचर है, यानी कि लकड़ी का फर्नीचर है, तो इसने ये लकड़ी कहीं ना कहीं से तो खरीदी होगी जहाँ पर इसकी जेब से पैसे खर्च हुए होंगे। साथ ही साथ जिनसे इसने ये फर्नीचर बनवाया है, जो इसकी लेबर है, कारपेंटर्स हैं, उनको भी इसने पेमेंट करी होगी, उनको भी वेजेस पे करे होंगे। और इस फर्नीचर पे इसने पॉलिश भी कराया होगा, वहाँ पर भी इसका खर्चा आया होगा। तो हम ये मान के चलते हैं अभी फिलहाल कि इसके खर्चे जो आए हैं वो आए हैं 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए के इसके एक्सपेंसेस हो गए। तो अगर हम इस इनकम में से जो कि 10 लाख रुपए थी और इसके खर्चे माइनस कर दें 4 लाख रुपए के, तो इसका मतलब इसने तो 6 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। मैं धीरे धीरे आपको बैलेंस शीट की तरफ लेके चलूंगा, बस अभी आप बने रहिए एग्जाम्पल के साथ। ये जो 6 लाख रुपए इसने कमाए, इसी को हम क्या कहेंगे? ये बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है। अगर इसका उल्टा होता कि इनकम 4 लाख रुपए है और 6 लाख इनकम है 4 लाख रुपए और 10 लाख रुपए के एक्सपेंसेस हैं, तो हम कहते 6 लाख रुपए का इसको लॉस हुआ। अभी फिलहाल इसको 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब ये जो प्रॉफिट निकालने का मैंने तरीका आपको बताया है, ये तो कोई भी कॉमन इंसान होगा वो ऐसे ही प्रॉफिट को निकालेगा। अगर किसी भी कॉमन इंसान से बोलो कि कितना कमाया, तो वो बोलेगा कि 10 लाख रुपए की इनकम हुई थी जिसमें खर्चे लग गए 4 लाख के, तो हमारे पास बचा 6 लाख रुपए। मगर कोई अकाउंटेंट होगा, अगर उसको बोला जाए कि प्रॉफिट निकाल कर बताओ, तो वो ऐसे थोड़ी निकालेगा कि वो कैलकुलेटर लेके बैठ जाए और वो इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करके बता दे जी प्रॉफिट इतना हुआ है। अकाउंटेंट का काम है अकाउंटिंग करना। तो अगर उसको प्रॉफिट निकालने के लिए बोला जाए इसी बिजनेस की, तो वो कैसे निकालेगा? उसका एक प्रोसीजर है। वो क्या करेगा? इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक जाता है, पूरे 12 महीने का। यूजुअली हम 12 महीने की ही बात करते हैं, तो अपने एग्जाम्पल में 12 महीने का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि ये अकाउंटिंग पीरियड है 12 महीने का। अकाउंटिंग पीरियड में क्या करी जाती है? अकाउंटिंग करी जाती है। अकाउंटिंग पीरियड में हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। किस चीज़ की अकाउंटिंग करते हैं? इन पूरे 12 महीनों में बिजनेस ने जितनी भी इनकम करी
और जितने भी खर्चे करे, जितने भी एक्सपेंसेस करे, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करते हैं यानी कि हम उनकी अकाउंटिंग करते हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब जर्नल एंट्री पास करते हैं। हम जर्नल एंट्री पास करते हैं और उनको फिर क्लासीफाई भी करते हैं। क्लासीफाई का मतलब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, है ना। तो अभी ये मान के चलिए कि हम कहीं ना कहीं उनको रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है जी, पूरे साल भर की, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जितनी भी इनकम हुई और जितने भी खर्चे करे बिजनेस ने, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। अब एक बात बताओ, अगर आपको मैं बोलूं कि 12 महीने की इनकम इतनी है और 12 महीने के खर्चे इतने हैं, तो क्या आप मुझे निकाल कर बता सकते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? बिल्कुल निकाल कर बता सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर हमने करके भी बताया था कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है 6 लाख रुपए का। मगर जैसे कि मैंने बताया, अकाउंट्स में हम अलग तरीके से करते हैं। अकाउंट्स में हम क्या करेंगे? अकाउंट्स में हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत ज़्यादा बार आपने सुना होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरे साल भर की, मैं पूरे साल भर की बोल रहा हूँ, 1 महीने की या 2 महीने की नहीं बोल रहा हूँ, कि पूरे साल भर में बिजनेस ने जितनी भी इनकम जनरेट करी, जितनी भी इनकम कमाई टोटल, उसको हम इधर लिख देंगे। मान लेते हैं 10 लाख रुपए। और पूरे साल भर में, पूरे अकाउंटिंग पीरियड में जितने भी खर्चे थे बिजनेस के, उन सभी खर्चों को हम लिख देंगे दूसरी साइड पर। सभी खर्चों को, जो कि थी, मान लेते हैं 4 लाख के खर्चे थे। अकाउंटेंट ने भी वही करा, उसने पहले इनकम लिखी और दूसरी साइड पर एक्सपेंसेस लिख दिए। अब उसको पता चल जाएगा इनकम 10 लाख की है, एक्सपेंसेस अगर टोटल 4 लाख के हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है जी 6 लाख रुपए का। 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को, पता चल गया है। क्या देखकर? यही देखकर कि इनकम 10 लाख थी और खर्चे थे 4 लाख के। इसका मतलब बिजनेस को 6 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि हर बिजनेसमैन का जो अल्टीमेट गोल होता है ना, वो प्रॉफिट कमाना होता है। हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस प्रॉफिट में चले। अब जैसे कि हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और इस अकाउंट ने हमको बता दिया कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, यानी कि मुनाफा हुआ है। तो अब एक सवाल का मुझे आप जवाब दीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, तो क्या अब बिजनेस की कहानी इस साल की, इस अकाउंटिंग पीरियड की यहीं पर क्लोज कर दी जाए, खत्म कर दी जाए? हमने जैसे कि यहाँ पर अकाउंटिंग करना बंद कर दिया था, इनकम और एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड नहीं करे थे 31 मार्च के बाद इस अकाउंटिंग पीरियड के, और हमने उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और हमको पता चल गया कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है। तो क्या बिजनेस की कहानी यही खत्म? एक जो बिजनेसमैन था, जो बिजनेसमैन है, जैसे कि मैंने बताया, इसका अल्टीमेट गोल तो यही था, प्रॉफिट कमाना। उसको अपनी आंखों के सामने दिख रहा है कि हाँ, उसने इस साल पूरे 6 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो क्या अब कहानी यहीं खत्म कर दी जाए? अब अगले साल की अकाउंटिंग शुरू कर दी जाए? अब अगले साल 31 मार्च को दोबारा से हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, फिर देखेंगे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? नहीं, अभी एक चीज मिसिंग है। वो मिसिंग चीज क्या है, वो मैं आपको समझाता हूं एक छोटे से एग्जाम्पल से। वो एग्जाम्पल ये है, मान लो एक कोई एक पर्सन है, कोई भी पर्सन मान लीजिए, कोई एक पर्सन है जिसकी सैलरी है 50,000 रुपये पर मंथ कमाता है वो 50,000 रुपये। इसका मतलब वो एनुअली कितना कमा लेता है? एनुअली वो 6 लाख रुपए कमाता है। अगर मैं बोलूं क्या इस पर्सन की जो सैलरी कमा रहा है 50,000 रुपये पर मंथ और साल भर में उसने 6 लाख रुपए की सैलरी कमाई, क्या इसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? क्या ये और कुछ नहीं है इसके पास बताने के लिए कि मैंने 6 लाख रुपए की कमाई करी इस पूरे साल? नहीं, वो बताएगा कि उसने ये जो 6 लाख रुपए कमाए हैं, अगर इन 6 लाख रुपए में से उसके पर्सनल जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, उनको हटा दें,
तो उसके बाद भी उसके पास कुछ ना कुछ पैसा बचा होगा। अब उन पैसों का उसने क्या करा? हो सकता है वो मुझे बताए कि मैंने एक कार खरीदी, इस पूरे साल में इस पूरे साल में मैंने कार खरीदी, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करा, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करा। और ये भी बता सकता है कि उसके ऊपर एक होम लोन भी चल रहा है, यानी कि उसने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी वो लोन लेकर खरीदी है। तो कुछ ना कुछ कहानी उसकी अभी बची है। यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, कहानी तो चलेगी। उसने पूरे साल भर जितने भी खर्चे करे थे अपनी 6 लाख की सैलरी में से, घर के खर्चे होते हैं ना, जैसे घर की ग्रोसरी का सामान आना है, बच्चों की फीस देनी है, रेंट पे करना है, तो इन सभी छोटे मोटे खर्चों को हटाकर उसके पास कुछ ना कुछ पैसा तो बचा होगा ना। तो उन पैसों से उसने साल भर में कार भी खरीद ली, प्रॉपर्टी भी खरीद ली, इन्वेस्टमेंट भी कर दी, और उसके ऊपर लोन भी चल रहा है। तो ये इसकी कंप्लीट कहानी मानी जाएगी पूरे साल भर की। वो अपनी वैल्यू दिखाएगा कि भाई मैंने सिर्फ सैलरी नहीं कमाई, मेरी वैल्यू ये है, मैंने पूरे साल भर में ये सब भी खरीदा है। सिमिलर चीज अप्लाई होगी किसी भी बिजनेस पर। अगर मैं यहां पर बात करूं इस केस की, जो हमने अपना एग्जाम्पल बनाया था, इस केस में हमने 4 लाख के खर्चे लिए थे, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको हम कहते हैं कैपिटल, ठीक है। मान लो ये जो बिजनेस का ओनर है, इसकी कैपिटल थी 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की इसकी कैपिटल थी। इसी एग्जाम्पल पर ऐड कर रहा हूं मैं। 10 लाख की जगह इसको हम 50 लाख मान लेते हैं, चलो 50 लाख कैपिटल थी, यानी कि उसने बिजनेस में 50 लाख रुपए लगाए, ठीक है। अब उन 50 लाख रुपए में से खर्चे कितने हो गए? सिर्फ 4 लाख के खर्चे हुए हैं, सिर्फ 4 लाख के। अभी भी जो 46 लैक्स हैं, 46 लाख रुपए हैं, उनका क्या हुआ? पूरे साल भर में उन 46 लाख रुपए का क्या हुआ, ये भी तो पता करना है एक अकाउंटेंट को। वो अगर वो पूछेगा कि ठीक है हमने 4 लाख के खर्चे करे पूरे साल भर में और हमने प्रॉफिट कमाया 6 लाख रुपए का, तो बाकी के पैसे का क्या लेखा जोखा है वो भी तो बताओ कि हमने पूरे साल भर में और क्या क्या चीजें बनाई। जैसे उस इंसान ने कार खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदी, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करा, उसके ऊपर लोन था, ऐसे ही बिजनेस ने भी तो काफी चीजें खरीदी होंगी, काफी प्रॉपर्टी खरीदी होंगी, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करी होगी। तो ये लेखा जोखा जो बिजनेस का बताया जाएगा उसी को हम एक अलग फॉर्मेट में बनाकर बताएंगे, जिसका नाम वैसे बैलेंस शीट है, मगर अभी मैं नहीं बताना चाह रहा कि वो बैलेंस शीट हम कैसे बनाएंगे। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप ना एकदम से स्विच हो जाते हैं एक अलग एग्जाम्पल पर, जिसको मैं बिल्कुल ही शून्य से शुरू करूंगा। शून्य से मतलब बिल्कुल ही जीरो लेवल से, ठीक है। बस एक फॉर्मेट बना देता हूं पहले आपके सामने, इससे आपको और भी आसानी होगी समझने में। ठीक है जी, एक बात बताइए मुझे, किसी भी बिजनेस को अगर शुरू किया जाता है, कोई एक बिजनेसमैन है, अगर वो बिजनेस को शुरू करेगा तो सबसे पहले किस चीज की उसको रिक्वायरमेंट होगी? उसको रिक्वायरमेंट होगी फंड्स की। फंड्स की उसको रिक्वायरमेंट होगी। फंड्स का मतलब क्या होता है? फंड्स का मतलब पैसे इकट्ठे करना किसी काम को पूरा करने के लिए। जैसे कि आप देखते होंगे, अगर आपको सोसाइटी में कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना होता है, तो उस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आप अपनी सोसाइटी से फंड्स इकट्ठा करते हैं ताकि उस फेस्टिवल को आप ऑर्गेनाइज कर सकें। तो फंड्स का मतलब है पैसे इकट्ठा करना किसी काम को पूरा करने के लिए। बिजनेस को भी चलाने के लिए, रन करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है। बिना फंड्स के, यानी कि बिना पैसों के बिजनेस नहीं चल सकता। बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है ये। तो बिजनेस का पैसा कहां से अरेंज किया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया कि बिजनेस में जब जब बिजनेस का जो मालिक है वो पैसा लगाएगा तो उसको हम कहते हैं कैपिटल। तो सबसे पहले तो बिजनेस का मालिक ही पैसे लगाएगा ना, सबसे ज्यादा पैसा तो बिजनेस के मालिक का होगा।
क्योंकि उसने ही रिस्क लिया है बिजनेस करने का। तो सबसे ज़्यादा पैसे तो यानी कि सबसे पहले जो पैसा लगाया जाएगा वो बिजनेस के मालिक के द्वारा लगाया जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। मान लेते हैं कि इसने 30 लाख रुपए 30 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाए। अभी आप फॉर्मेट को मत देखना कि ये फॉर्मेट ऐसा क्यों बनाया है, वो लास्ट में देखेंगे। अभी बस हम सीक्वेंस में चलेंगे, लॉजिकल सीक्वेंस में चलते चलेंगे। ठीक है जी। जब इसने 30 लाख रुपए लगाए, बिजनेस थोड़ा इसने शुरू करा, इसको लग रहा है अभी कि बिजनेस में ना थोड़े और पैसों की ज़रूरत है, 30 लाख रुपए में अभी बिजनेस नहीं चलने वाला। तो इसने क्या करा, बैंक से बिजनेस के लिए लोन लिया। बैंक के पास गया और बैंक से बिजनेस के लिए लोन लिया, और बैंक ने लोन दे दिया। इसका मतलब लोन सैंक्शन हो गया इसका। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस के पास अब 20 लाख रुपए और आ गए। टोटल कितने हो गए बिजनेस के पास? बिजनेस के पास अब 50 लाख हो चुके हैं। ठीक है जी। इसका मतलब ये जो बिजनेसमैन है अभी फंड्स अरेंज कर रहा है ताकि बिजनेस को चलाया जा सके। अभी तक उसको कैपिटल खुद का पैसा लगा चुका है और बैंक से भी लोन ले चुका है, मगर अभी भी उसको ऐसा लग रहा है कि भाई बिजनेस ना अभी चलाने में थोड़ा और पैसे की ज़रूरत है। तो उसने अपने एक फ्रेंड से, उसका कोई एक फ्रेंड था, उससे भी लोन ले लिया। लोन यानी कि उससे उसने उधार मांगा कि भाई 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, और इसके दोस्त ने इसको 10 लाख रुपए दे भी दिए। तो इसका मतलब बिजनेस के पास अगर देखा जाए, बिजनेस के पास अब कितने रुपए आ गए हैं? 60 लाख रुपए बिजनेस के पास आ चुके हैं। और अब ये बिजनेसमैन कह रहा है कि भाई मैं अब बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। मान लेते हैं ये जो बिजनेस कर रहा है ये परफ्यूम बनाता है। किस चीज़ का बिजनेस है? परफ्यूम का। परफ्यूम बनाता है। ठीक है जी। अब इसको लग रहा है कि ये 60 लाख रुपए इसके पास आ गए, अब ये अच्छे खासा बिजनेस शुरू कर सकता है। ठीक है जी। अब ये जो बिजनेस का 60 लाख रुपए आए हैं बिजनेस के पास, इसको मैंने नाम दिया था स्टार्टिंग में फंड्स, है ना। फंड्स मतलब पैसे इकट्ठा करना। इसने पैसे इकट्ठे कर लिए, 30 लाख खुद के लगा दिए, बैंक से ले लिया 20 लाख रुपए, और दोस्त से भी लोन ले लिया 10 लाख रुपए का, यानी कि फंड्स इसने अरेंज कर लिए। तो अगर मैं इन तीनों को कलेक्टिवली नाम देना चाहूँ, इन तीनों को कलेक्टिवली नाम देना चाहूँ, तो मैं इनको बोल सकता हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, तो अगर मैं इनको नाम देना चाहूँ इन तीनों को, तो मैं ये बोल सकता हूँ इन तीनों को सोर्सेस ऑफ फंड्स, यानी कि जो फंड्स अरेंज करे गए हैं उनका सोर्स क्या है, कहाँ से अरेंज करे गए हैं ये पैसे। साफ साफ फिर हमें दिख भी रहा है कि खुद का पैसा 30 लाख रुपए बैंक से अरेंज करे, 20 लाख रुपए दोस्त से अरेंज करे, 10 लाख रुपए। सोर्स का मतलब कहाँ से, सोर्स क्या है तुम्हारा, जिसको शायद हिंदी में हम बोलते हैं स्रोत, कहाँ से अरेंज करे आपने पैसे। तो वो हमने इस बिजनेसमैन ने अरेंज करे इन 3 जगह से। अगर कोई चौथी जगह भी होती तो वो भी सोर्स ही बन जाती। मान लो इसने कहीं और से भी लोन ले लिया, कहीं किसी दोस्त से या फिर किसी रिलेटिव से लोन ले लिया, तो वो भी सोर्सेस ऑफ फंड में आता। अभी हम इन तीनों की ही बात करते हैं कि सोर्सेस ऑफ फंड है खुद का पैसा, बैंक से लोन और दोस्त का पैसा। तो टोटल बिजनेस के पास 60 लाख रुपए आ चुके हैं। अब 60 लाख रुपए आ गए हैं, इसका मतलब अब बिजनेस 60 लाख रुपए ही तो खर्च कर सकता है ना। अगर आपकी जेब में 100 रुपए हैं और आप मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए गए, तो क्या आप 100 रुपए की तो शॉपिंग कर पाएंगे ना, इससे ज़्यादा की तो नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली बिजनेस के पास 60 लाख रुपए आ गए हैं, बिजनेस अब कुछ खरीदने के लिए जाएगा तो बिजनेस 60 लाख से ज़्यादा का खर्चा नहीं कर सकता। ठीक है जी। सबसे पहले तो बिजनेस को अगर स्टार्ट करना है तो बिजनेस के पास कोई एक स्पेस होना चाहिए ना, एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर बिजनेस का ऑफिस होगा, जहाँ पर बिजनेस की फैक्ट्री होगी। अगर आप परफ्यूम बनाना चाह रहे हैं, आपके पास स्पेस भी तो होना चाहिए। तो मान लो बिजनेसमैन ने
इन पैसों से जो 60 लाख रुपए अरेंज हुए हैं उसने एक ज़मीन खरीदी और उस ज़मीन पर बिल्डिंग बनाई। बिल्डिंग कौन सी है? बिल्डिंग है भाई, उसने मान लो ऑफिस बना दिया और फैक्ट्री बना दी, और इस पर 60 लाख रुपए थे। उस 60 लाख रुपए में से इसके 10 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट हो गए, लग गए, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब अब इस बिजनेसमैन के पास कैश बचा बाकी का। 60 लाख रुपए थे, 10 लाख रुपए लग गए बिजनेस में, तो कैश बचा बाकी का इसके पास 50 लाख रुपए का। ठीक है जी, इसमें तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। 60 लाख रुपए थे, 10 लाख रुपए चले गए, चले गए मतलब लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लिया, अब बचा 50 लाख रुपए। अब मान लो अब क्या रिक्वायरमेंट होगी? अब लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लिया है, ऑफिस बना दिया है, फैक्ट्री बना दिया है, तो आपको उसमें कुछ इक्विपमेंट्स भी लगाने होंगे, जैसे कि फर्नीचर। ऑफिस में फर्नीचर लगेगा, फैक्ट्री में भी लगेगा, और साथ ही साथ आपका मशीन की पर भी आएंगे। पहले फर्नीचर मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा गया, जो कि ऑफिस में, फैक्ट्री में, यानी कि बिल्डिंग में लगा दिया गया। अब इसका मतलब ये हुआ जो 50 लाख बचे थे उसमें से 5 लाख रुपए का और खर्चा हो गया। तो यानी अब बिजनेस के पास कितने रुपए बचे? बिजनेस के पास अब 45 लाख रुपए बचे, 45 लैक्स कैश बचा। ठीक है जी। अब मान लो बिजनेस ने थोड़ा और खर्चा करा, जैसे कि मैंने बताया, अगर फैक्ट्री है बिजनेस के पास तो फैक्ट्री में कैसे काम होगा बिना मशीन के? मशीन भी तो लगानी होगी। तो मान लो बिजनेस ने मशीन भी एक खरीदी, मशीन की कीमत थी 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए मशीन में लगा दिए, तो इसका मतलब ये जो कैश है ये तो और कम हो गया होगा। अब बिजनेस के पास कैश रह गया सिर्फ 30 लाख रुपए। ठीक है जी, 30 लाख रुपए का कैश बचा। अब मैंने आपको बताया जो बिजनेस है वो परफ्यूम का है, परफ्यूम बनाना है, तो इस परफ्यूम को बनाने में कुछ स्टॉक भी तो लगेगा, यानी कि कुछ रॉ मटेरियल भी तो लगेगा, तो वो भी तो खरीदना पड़ेगा ना। परफ्यूम बनाने के लिए कुछ केमिकल्स, लिक्विड, जो जो उसमें लगता है, और जो उसकी बॉटल है वो चाहिए होगी, उस बॉटल के ऊपर जो कैप होती है वो चाहिए होगी। तो कुछ ना कुछ कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल चाहिए होगा, कुछ ना कुछ स्टॉक चाहिए होगा, तो वो भी तो खरीदना पड़ेगा ना। तो वो भी खरीदा जाएगा। अब जो 30 लाख रुपए बचे हैं बिजनेस के पास, उसमें से चलो स्टॉक भी खरीद लेते हैं हम जल्दी से। स्टॉक खरीद लिया, मान लेते हैं स्टॉक है 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का। तो कैश फिर कम और कम हो गया है ना, क्योंकि आप सामान खरीदते जा रहे हैं, आपके पास जो कैश था वो कम होता जा रहा है। कैश बचा अब 20 लाख रुपए का। तो अगर हम टोटल देखें अभी कितने खर्च कर दिए हैं वो भी तो देखना पड़ेगा। 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए और ये 20, पूरे 60 लाख रुपए हो चुके हैं। मगर बिजनेस के पास अभी 20 लाख रुपए का कैश बचा है, तो अभी और चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। फर्नीचर भी खरीद लिया, और बिजनेस ने स्टॉक भी खरीद लिया, मशीन भी खरीद ली, तो बिजनेस अब शुरू किया जा सकता है वैसे तो। मगर आप बिजनेस के लिए ऑफिस में लैपटॉप्स वगैरह भी चाहिए होंगे, कंप्यूटर लगाना होगा, तो वो भी ले लेते हैं। मान लेते हैं बिजनेस ने कंप्यूटर्स खरीदे 5 लाख रुपए के, तो इसका मतलब बिजनेस का कैश फिर कम हो गया होगा। 20 लाख रुपए में से 5 लाख और चले गए, तो अब बिजनेस के पास 15 लाख रुपए बचे। 15 लाख रुपए बचे। ठीक है जी। और भी अगर कुछ खरीदना चाहें तो खरीदा जा सकता है, जैसे कि फर्नीचर के साथ फिक्सचर्स भी लिए जाते हैं। अब वो क्या होते हैं, वो फिक्सचर्स क्या होते हैं, यानी कि जो चीज़ें हैं, ये मैं आपको डिटेल में आगे आगे बताऊंगा। तो अभी मान के चलते हैं बिजनेस के पास 15 लाख रुपए थे। अब क्या करा बिजनेस ने, इन 15 लाख में से ना 5 लाख रुपए किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में लगा दिए, किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लिए। इसका मतलब बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट कर दी। इसको हम क्या कहते हैं, जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो हम ये कहते हैं ना हमने इन्वेस्टमेंट करी है। तो बिजनेस ने ही इन्वेस्टमेंट कर दी किसी दूसरे बिजनेस के शेयर्स में, शेयर्स खरीद लिए। मान लो 5 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लिए, तो इसका मतलब अब बिजनेस के पास जो कैश रह गया है वो सिर्फ 10 लाख रुपए का रह गया है। 10 लाख रुपए का रह गया है। ये जो बिजनेस के द्वारा
तो अब आप देखेंगे तो इसका टोटल पूरा 60 लाख ही आएगा। 60 लाख का पूरा लेखा जोखा ये है। जो बिजनेस ने 60 लाख रुपए इन सोर्सेज से लाए थे, बिजनेस ने अरेंज करे थे, बिजनेस ने मतलब बिजनेसमैन ने अरेंज करे थे 60 लाख रुपए, उस 60 लाख से बिजनेस ने ये सब प्रॉपर्टी खरीदी, ये सारी चीजें खरीदी, जिसमें 10 लाख रुपए का कैश अभी भी बचा हुआ है। बिजनेस के पास कितने थे? 60 लाख रुपए थे, अरेंज करे गए थे, बिजनेसमैन ने 30 लाख रुपए लगाए, बैंक से लोन लिया गया, दोस्त से लोन लिया गया, 60 लाख रुपए आ गए। इस 60 लाख रुपए से बिजनेस ने ये सारी चीज़ें खरीदी, लैंड एंड बिल्डिंग्स, क्योंकि इन सभी चीज़ों के बिना बिजनेस शुरू नहीं किया जा सकता ना, बिजनेस करना ज़रूरी है, तो उन सब के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये हमेशा बराबर ही तो रहेगा ना। अगर आपकी जेब में 100 रुपये हैं तो आप 100 रुपये का ही तो सामान ले पाएंगे ना। अगर आपको ज़्यादा सामान की ज़रूरत है, मान लो बिजनेस को चलाने के लिए और पैसों की ज़रूरत है, तो जो सोर्सेस ऑफ फंड है उसको भी बढ़ा दो, जो सोर्सेस ऑफ फंड है उसको बढ़ा दो आप। मान लो आपको और पैसों की ज़रूरत है तो या तो खुद का कैपिटल और लेकर आओ, कैपिटल इंट्रोड्यूस करो, या फिर किसी किसी से उधार लो, बैंक से उधार लो या किसी रिलेटिव से लो, कहीं से भी लो। मान लो एक रिलेटिव है, उससे भी लोन ले लिया, रिलेटिव से लोन ले लिया 10 लाख रुपए का। इसका मतलब बिजनेस के पास अब कितने रुपए आ गए? बिजनेस के पास अब हो गए 70 लाख रुपए। पहले 60 लाख रुपए थे, है ना, पहले 60 लाख रुपए थे, अब 70 लाख हो गए, क्योंकि 10 लाख रुपए का पैसा और आ गया, सोर्सेस ऑफ फंड बढ़ गए। इसका मतलब अब बिजनेस के पास कैश 10 लाख रुपए से और बढ़ गया होगा, क्योंकि लोन की वजह से बिजनेस के पास पैसा आ गया। तो बिजनेस के पास अब 20 लाख रुपए का कैश आ गया, और साथ ही साथ बिजनेस के ये वाली साइड जो है, क्योंकि जैसे मैंने बताया जितनी जेब में पैसे होंगे उतने ही आप खरीद पाएंगे, उतनी ही चीज़ें खरीद पाएंगे। ठीक है जी। जैसे इसको मैंने नाम दिया था सोर्सेस ऑफ फंड्स, इस साइड को हम क्या बोलेंगे? इस साइड को हम बोल सकते हैं, अगर मैं इसको अलग कलर में लिख लेता हूँ, ये वाली साइड हो जाएगी रिसोर्सेस। रिसोर्सेस, रिसोर्सेस मतलब ये वो आइटम से वो चीज़ें हैं जिनके बिना बिजनेस को आप नहीं चला सकते। इसको आप ये इस तरीके से देखिए, जो भी पैसा आपने अरेंज करा उन पैसों से, यानी कि उन सोर्सेस ऑफ फंड से आपने ये रिसोर्सेस बिजनेस के लिए लिए। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज लिंक करवाना चाहता हूं। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई है ना, तो चलो मैं आपको पहले बता देता हूं कि इसी को हम बैलेंस शीट कहते हैं। जैसे उस इंसान ने, जो सैलरी वाला पर्सन था, उसने बताया था ना कि भाई मेरी औकात भी देखते जाओ, मेरी वैल्यू क्या है मार्केट में। मार्केट में मतलब सोसाइटी में। मैं आज की डेट में कार भी रखता हूँ, मेरे पास प्रॉपर्टी भी है, मेरे पास इतने रुपए के शेयर्स हैं दूसरी कंपनीज के, मेरे ऊपर लोन भी है। सिमिलर चीज करी है इस बैलेंस शीट ने, इसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट हमें बताती है कि ये जो बिजनेसमैन है ना, इसके ऊपर कितने का लोन है, इसने पूरे साल भर में क्या क्या चीजें खरीदी, क्या क्या चीजें इसने खरीदी, इसके पास कितने रुपए का कैश बचा हुआ है, यानी कि इसके पास कितने के रिसोर्सेज हैं, कितने रुपए के रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। जैसे वो बता रहा था ना, मेरे पास कार भी है, मेरे पास प्रॉपर्टी भी है, मेरे पास शेयर्स भी हैं। सेम चीज बताती है बैलेंस शीट कि इस बिजनेस के पास लैंड एंड बिल्डिंग भी है, इसके पास कैश भी है, स्टॉक भी है, फर्नीचर, मशीन्स, कंप्यूटर्स, इन्वेस्टमेंट्स, साथ ही साथ इसके ऊपर लोन भी है, इसके ऊपर उधार भी है, इस बिजनेस के ऊपर उधार भी है। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट समझाया था कि बिजनेस अलग है और जो बिजनेस का मालिक है, ओनर है, वो अलग है। तो जब जब बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में कैपिटल लगाएगा ना, तो वो बिजनेस के लिए एक उधार है। क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, अकाउंटिंग करी जाती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको थोड़ा विजुअलाइज भी करवा दूं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ने हमें बताया कि बिजनेस है ना, ये बिजनेस है और ये बिजनेस का मालिक है। हम अकाउंटिंग जो कर रहे हैं, हमने जो अकाउंटिंग करी है, हमने अकाउंटिंग करी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से,
बिजनेस के लिए हमने अकाउंटिंग करी है। मैंने बताया था ना, ये अपनी लाइफ में कुछ भी करे, अकाउंटिंग को उससे कुछ लेना देना नहीं है। बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी, उसमें मनी इन्वॉल्व होगा, तो हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे। तो जब जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाएगा, हम उसको कैपिटल कहते हैं। अब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस की, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्योंकि बिजनेस एंटिटी ने हमें कहा था कि बिजनेस अलग पर्सन है और ऑनर अलग पर्सन है। तो इसका मतलब ये जो ऑनर है, इसने बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस के लिए ये एक तरीके से उधार है। अब आप बोलोगे उधार कैसे है? देखिए, उधार क्या होता है? उधार क्या होता है? अगर मैं ये बोलूं, मैंने आपको 10,000 रुपये दिए, या चलो ये मान लेते हैं ये एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है। इस पर्सन ने इसको 10,000 रुपये उधार दिए, 10,000 रुपये उधार दिए। अब इस पर्सन ने बोला कि मैं आपको 3 महीने बाद ये पैसा वापस दे दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, ये दोनों एग्री हो गए और इसने इसको 10,000 रुपये दे दिए। उधार का नेचर ही यही होता है कि वो लौटाना पड़ता है, वो पैसा वापस देना पड़ता है एक ना एक दिन। इसने 3 महीने की डेट दी है, तो 3 महीने बाद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी ऑब्लिगेशन है कि ये 10,000 रुपये वापस दे, 10,000 रुपये वापस दे 3 महीने बाद। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी ऑब्लिगेशन है। क्यों? क्योंकि इसने उधार ये कहकर लिया है कि 10,000 रुपये का उधार दे दो, मैं आपको 3 महीने बाद लौटा दूंगा। उधार का नेचर ही यही होता है कि वो लौटाना पड़ता है। अब अपने एग्जाम्पल पर आओ, ये जो बिजनेसमैन ने पैसा लगाया बिजनेस में, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, तो क्या ये बिजनेसमैन किसी भी दिन अपना पैसा निकाल सकता है, विड्रॉ कर सकता है? बिल्कुल। क्या बिजनेस मना कर देगा कि नहीं मैं नहीं लौटा रहा? बिजनेस को देना पड़ेगा। अगर ये बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगा सकता है, तो ये अपना बिजनेस का पैसा निकाल भी सकता है, और जब चाहे निकाल सकता है, जब मर्जी निकाल सकता है, जितना मर्जी निकाल सकता है। बिजनेस को बंद भी कर सकता है, क्योंकि सारे डिसीजंस किसके हैं? इस बिजनेसमैन के हैं, ऑनर के हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जो कैपिटल है ये बिजनेस, क्योंकि हम अकाउंटिंग बिजनेस के लिए कर रहे हैं ना, तो बिजनेस के चश्मे से देखिए कि किसी दूसरे पर्सन ने, हमने इसको दूसरा पर्सन माना है ना, कि दूसरे पर्सन ने बिजनेस में पैसा लगाया है, और ये पैसा भाई इसके कहने पे इसको वापस भी देना पड़ सकता है। तो इसलिए हम इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कैपिटल एक उधार की तरह है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होना कभी कि बिजनेसमैन का बिजनेस है और वो कैपिटल लगा रहा है, तो वो उधार क्यों है? वो सिर्फ इसलिए उधार है, ऑन पेपर्स उधार है, क्योंकि दोनों सेपरेट पर्सन है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसकी वजह से। ठीक है जी। तो बैलेंस शीट ने हमें इस बिजनेस की वैल्यू बताई कि इस बिजनेस की वैल्यू कितनी है, इसके पास कितने के रिसोर्सेज हैं, और इसके पास कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, और उन सोर्सेज ऑफ फंड में से कहाँ कहाँ से इसने जितनी भी लाइबिलिटीज यानी कि उधार है वो इसने अरेंज करा। कैपिटल भी उधार है, बैंक से लोन लिया, फ्रेंड से लोन लिया, रिलेटिव से लोन लिया, इसने पैसे अरेंज कर लिए 70 लाख रुपए। 70 लाख रुपए आ गए, इसका मतलब ये 70 लाख ही अब लगा सकता है बिजनेस पर, और इसने उस 70 लाख रुपए से ये सारे रिसोर्सेज खरीदे। ठीक है जी। अब ये जो अकाउंटिंग में सोर्सेस ऑफ फंड है ना, इसको हम अकाउंटिंग में बोलते हैं, इस साइड को लायबिलिटीज। लायबिलिटीज इसको हम बोलते हैं, यानी कि लायबिलिटीज का मतलब उधार, बिजनेस के ऊपर ये सारा उधार है। और जो रिसोर्सेज हैं इनको हम बोलते हैं एसेट्स, यानी कि संपत्ति। एसेट्स बोला जाता है इस साइड को। ठीक है, हम रिसोर्स ना, इसको जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं इसको हम रिसोर्सेज नहीं लिखते, हम एसेट्स लिखते हैं। और जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम सोर्सेज ऑफ फंड्स की जगह इसको लायबिलिटीज लिखते हैं। ठीक है, मगर आपके दिमाग में आपको पता होना चाहिए कि हाँ, सोर्सेज ऑफ फंड का मतलब कि इसने पैसे कहाँ कहाँ से अरेंज करे हैं। लायबिलिटीज देख के मत सोचिए कि उधार ही है, उधार तो है, मगर कहाँ कहाँ से? खुद का पैसा, बैंक से लिया हुआ उधार, दोस्त से लिया हुआ, रिलेटिव का लोन। और रिसोर्सेज का मतलब संसाधन, कि जो इसके पास पैसे आए थे इसने कहाँ कहाँ से, कहाँ कहाँ पर इसने ये पैसे लगा दिए, उन्हीं को हम एसेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दिया है आपको, अभी मैंने बैलेंस शीट आपको पढ़ाई नहीं है, ये जस्ट एक ओवरव्यू है, उसी में आपको हल्का सा ज्ञान मिल गया होगा कि अच्छा ये होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें क्या बताना चाहती है, ये है। अभी मैं यहाँ पर आपको 2 चीज़ें और सिखाऊंगा।
पहले ये सीख लीजिए कि जो बैलेंस शीट बनाई गई है ना, वो कब बनाई गई है। इसको मैंने थोड़ा मिनिमाइज कर दिया ताकि ये सारा पिक्चर में आ जाए। देखिए, अकाउंटिंग करी गई थी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, हम 12 महीने की अकाउंटिंग करते हैं। इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करा गया, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने इनकम लिख दी, एक्सपेंसेस लिख दिया, हमको पता चल गया प्रॉफिट आया 6 लाख रुपए का। तो ये जो हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ये पूरे साल भर का बनाया। साल भर की इनकम को यहाँ पर लिख दिया, साल भर के खर्चों को यहाँ लिख दिया, और हमको पता चल गया। मगर ये जो बिजनेस की औकात बताने वाली बैलेंस शीट है ना, कि बिजनेस की क्या वैल्यू है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या बताती है कि भाई, जो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे उसने बताया था कि मेरे पास कार भी है, मेरे पास मैंने शेयर भी करे हुए, शेयर्स भी खरीदे हुए हैं, मेरे पास प्रॉपर्टी भी है। इस इंसान ने बताया था ना, सैलरी वाला एग्जाम्पल लिया था मैंने आपको, इसने इसने सब कुछ बताया कि मेरे पास कार भी है, प्रॉपर्टी भी है, शेयर्स भी है, मेरे पास होम लोन भी है। तो ये सेम चीज हमें बताती है बैलेंस शीट, बिजनेस की औकात जिसको कहा जाता है, कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कौन कौन से एसेट्स हैं बिजनेस के पास, कितने कितने रुपए के एसेट्स हैं बिजनेस के पास, कौन कौन सा लोन चल रहा है बिजनेस के ऊपर, यानी कि कौन कौन सा उधार है बिजनेस के ऊपर। ये सारा लेखा जोखा बताती है बैलेंस शीट। और ये जो बैलेंस शीट है ना, ये ऐसा नहीं है कि पूरे साल भर की बताती है, ये बताती है 31 मार्च के दिन, कि 31 मार्च के दिन ये बिजनेस के पास जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो क्या थी 31 मार्च के दिन। क्योंकि ये आपने मान लो लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लिया इस दिन, ठीक है, स्टॉक खरीदा आपने मान लो इस दिन, है ना, कोई सा भी महीना आ सकता है साल भर में। फर्नीचर खरीदा आपने इस दिन, इन्वेस्टमेंट करी आपने इस दिन, कंप्यूटर खरीदा इस दिन, ठीक है। मगर इस दिन, यानी कि जब अकाउंट्स को क्लोज करा जा रहा है, पूरे 12 महीने का जो आखिरी दिन है 31 मार्च, इस दिन क्या औकात थी, क्या रहा बिजनेस के पास, कौन कौन से एसेट्स रहे, कौन कौन सी लायबिलिटीज रही, ये बैलेंस शीट बताता है। अब जो अगली बैलेंस शीट बनेगी वो अगले अकाउंटिंग पीरियड, जो कि अगले ही दिन 31 मार्च का अगला दिन क्या होता है, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब जो अगली बैलेंस शीट बनेगी वो इस दिन की बनेगी। समझ रहे हो आप, ये सिर्फ एक दिन की कहानी बता दी कि 31 मार्च को बिजनेस की क्या औकात थी। औकात का मतलब आप इसको इस सेंस में लीजिए कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी, बिजनेस के पास कौन कौन से एसेट्स है और कौन कौन सी लायबिलिटीज थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि खाली प्रॉफिट निकालने पर ही कहानी खत्म नहीं हो जाती है, इसके आगे भी कहानी है। वो कहानी है बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट को पूरा अच्छे से एनालाइज भी करना हमें सीखना है, मेरे को वहाँ तक लेके आपको जाना है। तो अभी जस्ट मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन क्लास दी है, जिसमें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा। अगर मैं वो दूसरी चीज़ बता दूं तो क्लास थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूंगा उस टॉपिक को। और जैसे कि मैंने बताया कि नेक्स्ट क्लास तभी आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और कमेंट करके भी मुझे बताएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट में मुझे ज़रूर पूछें, तो मैं आपको आंसर उसका ज़रूर दूंगा। तो बस एक बारी मैं आपको कंक्लूजन दे दूं कि जो अकाउंटिंग करी जाती है 12 महीने की, उसमें जितनी भी इनकम है, एक्सपेंसेस है, हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालकर प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को या लॉस हुआ है वो निकालते हैं। मगर कहानी उसके आगे भी बढ़ती है। हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं और बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है, यानी कि पूरे साल भर बिजनेस ने कुछ ना कुछ चीज़ें तो खरीदी होंगी, मगर साल के आखिर में बिजनेस के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कौन कौन से रिसोर्सेज रह गए, कौन कौन से एसेट थे, वो हम बैलेंस शीट में लिख देते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति जो बैलेंस शीट को, जिसको बैलेंस शीट पढ़ना आता है, वो बैलेंस शीट पढ़ के बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको एनालाइज कर सके। मिलेंगे अब आपसे अगली क्लास में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।